जिम्मेदारी है। तो बहुत स्वागत है मंजू जी, लकी जी और तोया जी का, जो आज इस सत्र में कहानी पढ़ने वाली हैं। थोड़ी सी उन साथियों के लिए जो पहली दफा जुड़े होंगे, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि सहजीवन फाउंडेशन की पहल पर ये जो कहानी सुनाने का सत्र का शुरुआत हुआ, लगभग ये तीसरा साल है सुधीर जी, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि हमने 24 में शुरू किया था, 25 गया और ये 2026 अब शुरू है। और हम ऐसे 16 सत्र आयोजित कर चुके हैं। हमने कविताओं के लिए भी सत्रों की शुरुआत की इसी सिलसिले में, जैसे हम कहानी के सत्र करते हैं, वो भी कुछ दूर तक चले। फिर उसके बाद तमाम कारणों से ये सिलसिला थोड़ा थमा, लेकिन ये अच्छी बात रही कि इसके प्रति जो आकर्षण है या रुचि है, उत्कंठा है, वो नहीं थमी और वो बनी रही, और वही कारण है कि आज हम फिर से इसको हम शुरू कर पा रहे हैं। तो ये 17वें कहानी सुनने सुनाने के सत्र में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। हमारे जो नए साथी जुड़े हुए हैं उनका खास तौर से स्वागत करता हूं कि ये सिलसिला, जैसा अभी सुधीर जी कह रहे थे, कि अब ये नियमित रूप से चलेगा और हम हर महीने के पहले रविवार को ये कहानी सुनने सुनाने का सत्र रखेंगे। और आप सभी उन नए साथियों को भी जोड़िए जो कहानियों में रुचि रखते हैं, पढ़ने में, सुनने में या खोज कर लाने में भी। उन सभी लोगों को इसमें जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह से कहानियों के रसास्वादन के इस पूरे अभियान में जुड़ें और एक माहौल, इस तरह से कहानियों का, साहित्य का, संवेदनाओं का, ये भावनात्मक संसार जो है, कल्पना लोक है, ये हम सबको अलग अलग तरीके से समृद्ध करता है। दरअसल जैसे मंजू जी कह रही थी कि जीवन के इस पड़ाव में एक संजीवनी की तरह जो है ये मंच रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मंच इस तरह से किसी के जीवन में हस्तक्षेप करता है तो मुझे लगता है यही इसकी कामयाबी भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ मंजू वेदुला जी, जो हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं। मंजू जी नमस्ते। गणित शिक्षिका के तौर पर उन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। वो कहानियों के लिए आवाज देती हैं अपनी, और कहानी सुनने सुनाने में बहुत रुचि है। आज वो नूर जहीर जी की लिखी हुई कहानी सुनाएंगी। तो जब वो उस कहानी का परिचय देंगी तो बताएंगी कि कौन सी कहानी है वो। दूसरी साथी हैं हमारी तोया सिन्हा जी, थिएटर में दखल रखती हैं, लिटरेचर की छात्रा रही हैं और दिल्ली में रहती हैं। तोया जी, आप अभी वर्तमान में, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइएगा जब अपना कहानी का परिचय देंगी कि कौन सी कहानी कैसे सुना रहे हैं आप। हमारी तीसरी साथी हैं लकी राजीव जी। आप पुणे में फिलहाल रहती हैं, वैसे कानपुर की रहने वाली हैं और साहित्य में और नृत्य में रुचि रखती हैं। और लकी जी आज अपनी लिखी हुई कहानी सुनाएंगी। तो इसी क्रम में है आज हम कहानी सुनेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मंजू जी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपनी कहानी का छोटा सा परिचय दें और कहानी शुरू करें अपनी। बहुत शुक्रिया मंजू जी। सभी को विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। आज इस दिवस के उपलक्ष्य में ही मैंने ये कहानी चुनी हुई है। ये नूर जहीर जी की कहानी है और इनकी सारी कहानियां स्त्री प्रधान होती हैं। तो इनकी कहानियों में ये है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की स्थितियों का मानवीय करुणा के साथ बहुत अच्छे से व्यक्त करती हैं। इनकी सारी कहानियां बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं जरूर, अगर वो यहाँ उपस्थित है तो गुस्ताखी माफ करना चाहूंगी कि पता नहीं उनकी इतनी सुंदर लिखी हुई कहानी को मैं कितना न्याय कर पा रही हूँ, मगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तो कहानी का नाम है तन्हाई भोजी। जरीना को अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा मोहब्बत थी। आप कहेंगे कि भला यह क्या बात हुई? एक माँ को तो अपने बच्चों से बराबर की मोहब्बत होनी ही चाहिए, और जब दोनों बेटियां ही हो तो कम ज्यादा का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। हाँ, दोनों में से अगर एक बेटा होता तो एक माँ का उससे ज्यादा प्यार करना समझ में आता। जैसी बहुत सारी परिभाषाएं बन जाती हैं और समाज बगैर किसी मूल्यांकन के जीते जागते सोचने समझने वाले इंसानों से यह मांग करता है कि वे खुद को इन परिभाषाओं के ढाल लें जो कि उनके लिए गढ़ी गई हैं। खैर, यहाँ तो ये संभावना ही नहीं थी क्योंकि उनकी दोनों ही बेटियां थीं।
गौरतलब है कि जरीना के पति भी दो थे। नहीं भाई, एक वक्त में नहीं। पहले वाले को उन्होंने तलाक दे दिया था और पहली बेटी उन्हीं की थी। उनकी दोनों शादियां प्रेम करके हुई थी। कम से कम जमाना तो यही कहता था। दूसरे से जब प्यार हुआ तो पहले वाले से तलाक लेकर अपनी बेटी नरगिस के साथ अकेली रह रही थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि प्यार तो उन अकेली ने किया था, लेकिन शादी में उनकी बेटी भी शामिल होगी। दूसरे प्रेमी ने यह बात मान ली थी। नई पत्नी की पुरानी औलाद को स्वीकार कर लिया था और उनकी अपनी दूसरी बेटी के होने पर खुश भी हुए थे। छोटी बेटी के 2 साल के होने तक जरीना समझ गई कि पति के बराबरी के वादे में खोट आने लगा है और वह अपनी वाली बेटी को ज्यादा चाहते हैं। शायद इसीलिए वह ज्यादा नरगिस की तरफ ध्यान देने लगी थी। जरा सोचने के बाद उन्होंने और बच्चे ना पैदा करने का फैसला ले लिया। पति इस एकतरफा फैसले पर बिगड़े तो बहुत, लेकिन कर कुछ न पाए। जरीना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी थी। 8 साल लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद फोर्ड फाउंडेशन की प्रोग्राम डायरेक्टर हो गई थी। पति एक अखबार में सब एडिटर थे। ठीक ठाक ही कमाते थे, लेकिन इतना नहीं कि ठाट बाट से रहा जा सके। परिवार जरीना की कमाई पर ही ऐश करता था। पति के माँ बाप, जो शुरू में एक तलाकशुदा औरत से शादी के खिलाफ थे, अब उनके गुणगान करते नहीं थकते थे। अच्छा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, 2 कमरा के बजाय 4 कमरों में रहना, गर्मियों में पहाड़ों की सैर को जाना, भला किसे अच्छा नहीं लगता। वैसे जरीना को लिखने का शौक हमेशा से था, लेकिन नौकरी इस तरह की थी कि पूरे भारत में चल रहे फोर्ड फाउंडेशन के कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस इतना वक्त खा लेते थे कि पूछिए मत। फिर उन्हें पढ़ने का भी ऐसा शौक था कि हफ्ते में एक किताब ना पढ़े तो चैन नहीं आता था, और दिन में तो वही 24 घंटे होते हैं। इसलिए उनके लिखने के शौक को कलम कागज तब दस्तयाब हुआ जब वह 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हुई और 1 साल के अंदर बेवा भी हो गई। लिखने का शौक, जिसे उन्होंने पहली और दूसरी शादी के दरमियान कहीं दफन कर दिया था, अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। कब्र बहुत गहरी न थी, इसीलिए जब शौक खड़ा हुआ तो उसका सिर कब्र से बाहर था और वह गर्दन घुमाकर किस तरफ का रुख करे यह सोचने लगा। जरीना बातें बहुत दिलचस्प किया करती थी। मसूरी में, जहां सेवानिवृत्त होने से 10 साल पहले एक कॉटेज खरीदा था, आसपास के लोगों को लखनऊ के अपने बचपन के लतीफे सुना रही थी। लोग हंस भी रहे थे, हैरान भी हो रहे थे और उत्सुकता से और सुनने की इच्छा भी जता रहे थे। मसूरी का यह अमीरों का इलाका है। ज्यादातर लोग तफरीफ के शौकीन, नफीस जवान पर दाद देने वाले और मजेदार खाने के रसिया थे। उन्हीं में से एक ने कहा, आप अपनी आप बीती क्यों नहीं लिखती जरीना जी? ऐसी ऐसी फालतू जीवनियां लोग लिख लिख कर पाठकों को बोर करते रहते हैं। आपका जीवन तो पढ़ने में दिलचस्प भी होगा और सीखने लायक भी। लिखने का शौक उचक कर कब्र से बाहर आ गया और जरीना के अतीत की तरफ चल दिया। बड़ी बेटी नरगिस से ज्यादा मोहब्बत थी। इसका यकीन इस बात से किया जा सकता था कि अपनी आप बीती की पहली ड्राफ्ट उन्होंने उसे ही भेजी। नरगिस भी उनसे कम मोहब्बत नहीं करती थी, वरना और क्या वजह हो सकती है कि उसने पांडुलिपि पाने के 15 दिन के अंदर ईमेल किया, मैंने पढ़ी, आ रही हूं आपसे इस पर बात करने। अमेरिका से मसूरी कोई वैसे ही थोड़े आता है। जरीना को अपनी नरगिस पर कितना प्यार आया था। शुरू से ही नरगिस का रुझान पढ़ने लिखने की तरफ था। कमी में पली थी, इसलिए हर खर्च को तोल मोल के करती। छोटी बहन जितना खर्च कपड़ों, मेकअप पर करती, उतना ही वह किताबों और पत्रिकाओं पर खर्च करती। दूसरे पति ने उन्हें अपना तो लिया था, लेकिन अपनी बेटी के होने पर सारी तवज्जो उसे ही देते। ऐसा नहीं कि उन्होंने नरगिस की पढ़ाई या कपड़ों या का शौक में कोई कमी रखती हो, लेकिन उनके व्यवहार में एक ठंडापन, एक बेरुखी सी आ गई थी। नरगिस समझती थी कि माँ उसके सामने शर्मिंदा सी रहती है। वह उनसे कहना भी चाहती थी,
कि कोई बात नहीं, आप तो है ना माँ मेरे लिए, मैं सब समझती हूँ। लेकिन दिल की बात कहने के लिए हमेशा सही मौके की तलाश रहती है। गाली गलौज तो जब चाहे कर लो। मौके की तलाश में कहना टलता रहा, और कहा तब जब वह अमेरिका जाने के लिए हवाई अड्डे पर अंतिम बार गले मिली। इस अंतिम बात ने यह भी साफ कर दिया था कि अब वह वहीं बस जाएगी। जरीना ने तय किया था कि वह नरगिस को विदा करते हुए रोएंगी नहीं, लेकिन उनके वहीं बस जाने की बात सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। जरीना को दिल्ली हवाई अड्डे से मसूरी के लिए टैक्सी लेने का मैसेज मिल गया था। नरगिस इस कॉटेज में पहले भी आ चुकी थी। रास्ता, घर, पहाड़ और आसपास के लोग सभी जाने पहचाने थे। हाँ, 4 सालों में माँ काफी बुढ़ा गई थी। बाहर बैठी धूप सेक रही थी। नरगिस को तो सब कुछ पहले जैसा मिला, लेकिन जरीना को जो बदलाव मिला उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। ठीक से गले मिलने के बजाय कंधे पर हाथ रखकर उन्हें 4 कदम चलाकर वापस कुर्सी पर बिठाते हुए नरगिस खुद भी सामने रखी बांस की कुर्सी पर बैठ गई। पहले तो जरीना समझी उनकी उम्र का ख्याल कर रही है बेटी। सामान घर के अंदर पहुंच जाकर घर की देखरेख करने वाली अमीना ने आकर पूछा कि चाय बनाए या कॉफी। कुछ भी, नरगिस ने बेनियाजी से जवाब दिया और जरीना खाला की तरफ मुड़ी। बात शुरू करें? जरीना को कुछ अजीब सा लगा। अभी तो आई हो, ऐसी जल्दी भी क्या है? बुनियादी बातें जितनी जल्दी हो जाएं अच्छा है अम्मी, नरगिस ने जवाब दिया और बिना उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बात चालू रखते हुए बोली, क्यों लिखा आपने यह सब? क्या सब? बनिए मत अम्मी, आपको पता है हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों हमारे मुंह से सुनना चाहती हैं? सरीना के दिमाग में एक साथ कई सवाल और उनके जवाब कौन दे। यह ड्राफ्ट पर बात करने नहीं आई है, तो फिर क्या करने आई है? जिरह करने? जहां तक याद पड़ता है, जो लिखा सच लिखा, तो सच पर जिरह कैसी? तुम हमेशा से साफ गो थी, जब कुछ कहने आई हो तो कहोगी जरूर, वक्त क्यों बर्बाद करें? शायद नरगिस इसके लिए तैयार नहीं थी। उसकी भूरी आंखों में हैरानी की हल्की सी छाया लहराई, जिसे उसने जल्दी से ढांप लिया। अमेरिका की नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। हर तरह के तर्क और शिकायत से जूझना पड़ता था। दिल की बात आंखों में नुमाया न हो, यह उसकी जरूरत बन चुकी थी। आपने अब्बा के बारे में यह सब क्यों लिखा? मेरी बेटियों में तुम ही हो जो मेरे दोनों शौहरों को अब्बा कहती हो। 2 शौहर आपका मसला थे, इस वक्त तुम्हारा भी है, क्योंकि मैंने दोनों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तुम किसकी बात कर रही हो तुम्हें बताना तो पड़ेगा ही। मैंने हमेशा अपने अब्बा को ही अब्बा माना अम्मी। तो दूसरे अब्बा तुमने पहले वाले को जलाने के लिए कहा? दूसरे वालों को संतुष्ट करने के लिए, या मुझे खुश करने के लिए, या अपने आप को दिलासा देने के लिए? सवाल मैं करने आई हूं अम्मी। मैं किसी कटघरे में नहीं खड़ी हूं नरगिस। फिर भी जब इसीलिए आई हो तो पूछो, मेरे अब्बा के बारे में आपको यह सब लिखने की क्या जरूरत थी? क्या? कैसे 17 साल की लड़की को एक बेवकूफी के खत का इतना बड़ा दाम चुकाना पड़ा? तुम्हारे अब्बा ने मेरे माँ बाप को कैसे ब्लैकमेल किया और मेरी पढ़ाई रोककर मेरी शादी कर दी गई? वह आदमी आपको लंदन भी लेकर तो गया। वह तो अकेले ही जाना चाहता था, मेरे अब्बा से किराया और मेरे गहने बेचकर। अपने जेवर बेचकर मैं खुद क्यों न पढ़ती? ले तो गया ना, और पढ़ा तो आपने। हाँ, और घर चलाने के लिए होटल में बर्तन भी मांजे, दूसरों के बच्चों की बेबी सिटिंग भी की, और अपना बच्चा 4 साल तक होने नहीं दिया। यह सब लिखने की क्या जरूरत थी? और यह भी कि वे फेल होते गए और आप पास होती गई। यानी भोगू तो, लेकिन कहूं ना, तथ्य पर इतराने की क्या जरूरत है? और किस पर इतराए इंसान? झूठ पर, नस्ल पर, या पैसे पर? आपकी एक बेटी के बाप हैं वह, आपने यह भी नहीं सोचा अम्मी? तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहा, तुम्हें मुझको देने से इनकार किया, आपको अपने पास रोकने के लिए। हाँ, और तलाक के 4 महीने के अंदर कहा, मुझसे नहीं संभलती तुम्हारी औलाद, आकर ले जाओ इसे।
मैं आपको बहुत याद करती थी अम्मी। मैं भी। लेकिन आप मेरे लिए रुकी नहीं, छोड़कर चली आई। मार खाती रहती, उस आदमी पर अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई खर्च करती रहती और उसके जमींदाराना चाल चलन पर पर्दे डालती रहती। कितना जहर भरा है आपके अंदर अम्मी। जहर खा ही लेती अगर वहां रहती, और मेरे मरने का मातम कोई भी ना करता। फालतू ड्रामेटिक ना होइए। ये कहाँ की सच्चाई है कि आप पहले पति की इतनी बुराई करें? दूसरा आता ही क्यों, अगर पहले वाला अच्छा होता तो उसका बखान करना जरूरी है क्या? आप बीती में सिर्फ मजे मजे की बातें हो, जो बीता वह दर्ज न किया जाए। लिए तो आपने अपने लिए फैसले, हमेशा अपने बारे में ही तो सोचा, अपनी तरह से जिंदगी जी। अब आपको यही अपराध बोध सता रहा है। प्रायश्चित करने के लिए आप यह सब लिख रही हैं। सरीना पर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। बहुत ही नपे तुले लहजे में बोली, बहुत साल छुपाया। हाँ, तुम्हें छोड़कर आने का अपराध बोध था दिल में, जब तक तुम्हें अपने पास नहीं ले आई। दुख यह भी था कि छुटकी के होने के बाद तुम्हारे अब्बा ने, नहीं, मेरे दूसरे शौहर ने तुम्हें चाहना कम कर दिया था। मोहब्बत घटनी शुरू होती है तो फिर कभी नहीं बढ़ती। तुम्हारे अपने बाप ने तुमसे मिलना कम कर दिया था। खत आने बंद हो गए, सालगिरह तक भूल जाते, फिर तो तुम्हें ही भुला दिया। मैं यह सब बातें यहाँ करने नहीं आई हूँ अम्मी। यह सब सच है, और अब मुझे लगता है कि शायद इस किताब में शामिल होना ही चाहिए था। तो क्या आप इसे दोबारा लिखेंगी? पता नहीं, बाद में सोचूंगी। अच्छा, अभी ये तो बताओ कि क्या खाओगी रात को? रात के खाने के लिए मैं इरा कोहली के यहाँ जा रही हूँ। नहा कर चली जाऊंगी। रात लौटने में देर होगी, इसीलिए यह सारी बातें अभी कर रही हूँ। अरे, ये बातें तो कल भी हो सकती है बेटा। कल मैं लौट जाऊंगी, फिर कभी आऊंगी या नहीं, यह आपके जवाब पर निर्भर करेगा। जवाब? हाँ, मैं यह कहने आई हूँ कि आप इस आपबीती को मत छपवाइए। लोग मुझसे पूछेंगे, मुझसे कहेंगे, मुझ पर हंसेंगे, पीठ पीछे फिक्रे कसेंगे। कैसी माँ की जाई है जिंदगी में? कभी भी जरा सी चूक हुई नहीं कि लोग फौरन कहेंगे, दो बाप की है, दोगली तो होगी। अगर आप इस आप बीती को प्रकाशित करेंगी तो मैं आपसे जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी। जरीना जवाब देने लगी तो नरगिस ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सोच लीजिए अम्मी, रात भर का वक्त है आपके पास, सुबह मिलते हैं। सारी रात जरीना ने करवटें बदलते हुए काटी। कोई 1:30 बजे रात में खटपट से नरगिस के लौटने का पता चल गया था, लेकिन वह यह सोचकर उठी नहीं कि उठेगी तो शायद बात हो जिसका कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बात नहीं हुई तो रिश्ता टूटने का एहसास और शिद्दत के साथ होगा। बात होगी भी क्या, फैसला तो हो ही गया है। 6 बजे वह उठी, तैयार होकर सुबह का टहलना पूरा करके 7 बजे लौटी तो चाय बनी रखी थी और नरगिस मोबाइल पर बात कर रही थी। खामोशी से चाय पीकर जरीना अपने कमरे में लिखने की मेज पर बैठी और लैपटॉप खुला। शुक्र है कि इंटरनेट चल रहा था। ईमेल का पासवर्ड डालकर वह इनबॉक्स खुलने का इंतजार करने लगी। तीसरी मेल हार्पर एंड कॉलिंस की थी। फैसले के बावजूद उत्सुकता हुई और मेल खोलकर पढ़ना शुरू किया। 2-3 पल तो वह समझ नहीं सकी कि क्या लिखा है। फिर धीरे, बहुत धीरे से, शायद दिल ही दिल में, उसने खुद से कहा, जवाब। 9 बजे दोनों नाश्ता करने खाने की मेज पर आई। खामोशी से दोनों सीरियल, दूध, चाय, टोस्ट, आमलेट अपने लिए डालती रहीं और दूसरे की तरफ बढ़ाती रहीं। जरीना सेब छील रही थी जब नरगिस ने कहा, आधे घंटे के अंदर मेरी बुक की हुई टैक्सी आ जाएगी अम्मी। खैरियत से जाना नरगिस, मैं जवाब के इंतजार में हूँ। कुछ देर पहले हार्पर एंड कॉलिंस से मेल आई है। उन्हें मेरी कहानी बहुत पसंद आई है। हिंदी में भी अनुवाद करना चाहते हैं। मैंने स्वीकृति लिख दी है। पहले आपको शौहर से ज्यादा डिग्रियों से प्यार था,
फिर घर-बार से ज़्यादा करियर से, फिर बेटी से ज़्यादा दूसरे मर्द से, अब हम सबसे ज़्यादा अपने लिखने से। नरगिस, जिंदगी भर समाज मेरे लिए सांचे बनाते रहा और मुझसे यह उम्मीद करता रहा कि मैं उनमें खुद को ढाल लूं। कोशिश भी की शुरू में, लेकिन फिर समझ में आ गया कि खुद को तोड़ने से बेहतर है सांचों को तोड़ने की कोशिश करूं। गलती मेरी है। मैं भूल गई थी कि मैं जितनी भी अलग तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करने की कोशिश क्यों न करूं, समाज मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब उम्र के अंतिम पड़ाव में मेरी सबसे प्रिय औलाद मेरे सामने एक और सांचा लेकर हाजिर है, लेकिन मुझे भी सांचे तोड़ने की आदत हो गई है। बाहर हॉर्न शायद तुम्हारी टैक्सी बजा रही है। मैं भी लिखने बैठूं, आज तो बहुत देर हो गई है। नरगिस ने बैग उठाया, दरवाजे तक पहुंची, फिर पलट कर बोली, आप तन्हाई भोजी हैं। जरीना सकते में रह गई। यह क्या? कहानी लिखने का हुनर तो नरगिस में भी है, या कविता का, वरना शब्दों का ऐसा गठन जो पूरे माहौल, किसी के व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाओं का खाका खींचे, वह कैसे घड़ती? हाँ, शब्दों का चयन और जोड़ मिलकर दिल में उतरने वाला तकलीफ देह खंजर है, लेकिन फिर भी सुंदर है। उसने एक आह भरी। औरतें कितना वक्त लगा देती हैं खुद तक पहुंचने में। पता नहीं नरगिस अपने आप को पाएगी भी या नहीं। अगर पा लेगी तो मुलाकात होने की संभावना बनेगी। अगली पीढ़ी को अपना हुनर दे पाने की तसल्ली लिए जरीना अपनी मेज पर बैठ गई। वारिस इस विरसे को माने या ना माने। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मंजू जी, बहुत ही सुंदर कहानी चुनी भी आपने और पढ़ी भी। नूर जहीर जी इतना अच्छा लिखती हैं, उस खजाने में से आप एक उम्दा कहानी चुनकर लाई मंजू जी, और उसको पढ़ा बहुत सलीके से आपने। मतलब आपने एक कहानी के पढ़ने में जिस तरह से पूरी एक स्थिरता जो है बनाए रखी, और कोई भी नाटकीयता कहीं अनावश्यक रूप से आपने नहीं उसमें डाली, इसलिए ये कहानी धन्यवाद। जी, जी, पूरे समय तक एक कहन, जैसे कि हम ज़रीना के हवाले से ही सुन रहे हो, इसलिए शायद ये इस तरह से बन पड़ी। बहुत बहुत कहानी पर धन्यवाद। जी, जी, जी मंजू जी, शुक्रिया। कहानी पर और टिप्पणियाँ, मतलब दोनों तरह से, कि कहानी की बुनावट पर, कहानी के शिल्प पर, और मंजू जी के कहानी पढ़े जाने पर, दोनों बातों पे हम लोग बात कर सकते हैं। जी, जी लकी जी। एक तो बहुत अच्छी कहानियाँ आपने चुनी, नूर ज़हीर जी की और भी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं। बहुत अच्छा वो लिखती हैं और आपने पढ़ा भी बहुत अच्छे ढंग से है। और आज महिला दिवस है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि स्त्री सशक्तिकरण को हमेशा दूसरी तरह से देखा जाता है। यदि आप पुरुषों से चिढ़ रहे हैं या आप उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, किसी और को कमज़ोर करके आप नहीं मजबूत, आपको खुद अपने भीतर मजबूती लानी है। यहाँ पर वो किसी पुरुष से नहीं लड़ रही है, वो अपनी ही बायोलॉजिकल बेटी से लड़ रही है। तो यहाँ पे ये मैसेज जाता है कि जब बात हो सही गलत के फैसले की, तो आप अपनी सुनिए, किसी के भी दबाव में आकर नहीं अपनी बात रखिए, चाहे वो आपके घर का कोई हो, आपका मेंटोर हो, आपकी बेटी हो। ये कहानी एक मिसाल है कि क्या होता है फेमिनिज्म, या फेमिनिज्म भी छोड़ दीजिए, अगर आप किसको जेंडर बायस होकर ना देखें, कोई भी स्त्री पुरुष अगर वो अपनी इज्जत करता है, अपने फैसले को वो लेता है और उस पर कायम रहता है अपनी बातें रखते हुए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो बहुत अच्छी आपने कहानी चुनी और निभाया भी बहुत संयमित ढंग से। बस लग रहा था आप बोलती जाएं, हम सुनते जाएं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद।
और कोई साथी कहना चाहते हैं इस पर कुछ? जी, नूपुर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, तोया जी मंजू भी कुछ कहना चाहती हैं। मंजू जी, आपने बहुत अच्छी पढ़ी कहानी। जैसे कि अनिल जी ने कहा था ना कि एक एक सूदिंग पेस पे धीरे-धीरे चल रही थी, तो हम उस कहानी के जो कंटेंट के इमोशंस हैं, उसको जी रहे थे। एक्स्ट्रा एक्सेस हमारे ऊपर कोई इमोशन नहीं आ रहा था, हम खुद उसको डेवलप कर रहे थे। एंड एक पॉइंट पर जाने के बाद उम्मीद होने लगी। एक पॉइंट ऐसा था जहाँ ये लग रहा था कि ज़रीना जी क्या डिसाइड करेंगी? आई मीन ऑफ कोर्स हम ये चाहते थे कि वो खुद को चुने, पर अपना बच्चा और जो आपका सबसे नज़दीकी है, जो शुरू से साथ में है आपके, जब वो ही आपको इस चीज़ को ना समझना चाहे या आपसे एक येट अनदर सैक्रिफाइस की उम्मीद करे कि आप उस मदर के खाके में फिट हो जाएँगी और उसको छोड़ देना, मतलब इट इज़ अ वेरी ब्रेव डिसीजन। और सबसे ज़्यादा ब्रेव से ज़्यादा एक सेल्फ लव के बारे में, मतलब फेमिनिज्म से ज़्यादा, जैसे लकी जी ने कहा, इट इज़ अबाउट सेल्फ लव और ये सेल्फ रियलाइजेशन कि नहीं भाई, ये मेरे लिए ठीक है और ये मुझे ठीक लगता है। और बहुत अच्छा लगा, और मंजू जी ने इतना अच्छा पढ़ा, इतने प्रेम से, इतनी तसल्ली से कि उसको अब्सॉर्ब करने का टाइम मिला। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक बिल्कुल। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सही। नूपुर जी ने बहुत ही अच्छी टिप्पणी कही एक श्रोता की दृष्टि से कि कुछ भी अतिरिक्त रूप से कोई भावनात्मक जो है नाटकीयता या उस तरह से पैदा करने की कोशिश नहीं की। पूरी मोहलत थी कि सुनने वाला वो अपने भीतर पैदा कर पाए। तो ये एक बड़ी ख़ासियत है, मुझे लगता है कि कहानीकार ने तो उसमें पिरोया है, लेकिन पढ़ने वाला उसे उसी तरह से रख पा रहा है कि हम श्रोताओं के लिए वही भाव हमारे अंदर बनने के मौके बन रहे हैं और वो हम बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया नूपुर जी। लकी जी, तोया आप कुछ कहना चाह रही थी? प्लीज कहें। जी, मैं कुछ खास नहीं कह रही थी। मैंने एक्चुअली चैट में लिख दिया कि बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इन्होंने पढ़ी है कहानी और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के, और कहानी भी काफ़ी प्रभावशाली थी आज महिला दिवस के मौके पर। जी, 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 बिल्कुल। और ये जो एक उसमें एक फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ ना कि साँचे तोड़ने की आदत हो गई है अब। दरअसल वो इतनी पावरफुल लाइन है। जी हाँ, बहुत ही पूरी पूरी पावरफुल है। बात, हाँ, पूरी बात अपने आप में कहती है ये लाइन। शुक्रिया। तो अब हम अगले कहानी सुनाने वाले की तरफ चलते हैं।